वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे होंगे। उसी प्रयास में युक्ति आईएएस के द्वारा दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज एनालिसिस प्रत्येक दिन कराया जा रहा है। आज 19 फरवरी में पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन सा न्यूज़ है जो आप लोगों को कवर करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ पीटी के लिए कौन से न्यूज़ कवर किए गए हैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जो भी अभी हमें सुन रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं और जो हमारे पुराने लिसनर व्यूअर है वो चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। बहुत से प्रोग्राम आपको युक्ति आईएएस के ऐप पर और वेबसाइट पर चलाए जा रहे हैं, ज़रूर उसका आप लोग लाभ लें। टेस्ट सीरीज़, बहुत सारे टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराए जा रही है। इंडिया के सभी टेस्ट गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो टेस्ट सीरीज कराए जा रहे हैं, वह यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे और अदर्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो टोटल होते हैं, एयरफोर्स, ग्रुप डी, सभी एग्ज़ाम आप लोगों को कवर कराए जा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर वहाँ जाकर शामिल होकर एक बार विज़िट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए रहते हैं, ऐप का, वेबसाइट का, टेलीग्राम चैनल का। और आज से हमारा नया प्रयास है, यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों को नज़र आएगा, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए। डेली एक प्रश्न का आप लोगों को एक प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों को वीडियो शॉर्ट के तहत दिया जाएगा। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर हो, फेसबुक पर हो या यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, कहीं भी हो, आप लोग युक्ति आईएएस को ज़रूर फॉलो कीजिए और हमारा सपोर्ट आगे बढ़ाते रहिए, करते रहिए। चलिए आज हम न्यूज़ देखते हैं, क्या आज न्यूज़ है दैनिक जागरण के न्यूज़ एनालिसिस के तौर पर हम आज किसे देखना चाहिए। आज इंडिया का सबसे बड़ा जो मृत्यु दंड दिया गया है, 38 दोषियों को मृत्यु दंड की सज़ा दिया गया। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा जो है स्वतंत्रता के बाद जो किसी बम धमाके आतंकवादी हमला में सबसे ज़्यादा दोषियों को मृत्यु दंड की सज़ा दी गई है। 38 व्यक्तियों को इतनी बड़ी सज़ा आज तक दी नहीं गई थी। तो ये बहुत ही कठोर कदम है उन लोगों के लिए। न्यायालय के द्वारा यह स्पष्ट तौर पर यह बताया गया कि आतंकवाद और आतंकवाद का सह भारत में अब नहीं होगा। उससे संबंधित जो भी व्यक्ति होंगे उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यह क्या है, इससे संबंधित बहुत से की फैक्ट आपको एग्ज़ाम और पीटी ओरिएंट मिलेंगे यहाँ पर से, आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। किन किन राज्यों से लोगों को दोषी करार दिया गया, उन्हें मृत्यु दंड दिया गया, यह घटनाक्रम क्या था, इससे संबंधित आप लोगों को चीज़ें के यहाँ से कवर कर लेना। इसके अतिरिक्त की नोट्स आप लोग को पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट क्या होना चाहिए, इसी पर हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर महत्वपूर्ण, भारत की महत्वपूर्ण आतंकी हमला क्या था, कौन से है, तो उसको हम उस पर हम लोग एक नज़र डालेंगे। महत्वपूर्ण आतंकी हमला, वैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली जब केंद्र शासित प्रदेश बना उससे पूर्व आप लोग रोज़ाना आप लोग कोई ऐसी घटनाएं घटित नज़र आती थी जहां पर आतंकवादी हमला किसी न किसी मुठभेड़ हुआ करते थे से हमारे सैन्य बलों के साथ। पर उसके अतिरिक्त भी भारत के कई क्षेत्रों में आतंकवादी हमले किए जा रहे थे। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद जिसे कहा जाता है, वो कौन से थे उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैं बस आप लोगों को उस आतंकवादी हमला का नाम लूँगा, उसका घटनाक्रम क्या था उसके बारे में कुछ चर्चा करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट से आप लोग इसे एक नज़र रखना चाहिए इंटरव्यू पॉइंट से। जैसे मुंबई सीरियल ब्लास्ट था, 12 मार्च 1993 को मुंबई के सीरियल धमाके हुए थे। इन धमाके पीछे डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम कंपनी का नाम लिया गया था। इससे संबंधित नेक्स्ट है कोयम्बटूर धमाका हुआ था 14 फरवरी 1998 में इस्लामिक ग्रुप अल उमाद के द्वारा कोयम्बटूर में 11 अलग अलग जगहों पर 12 बम धमाके, सीरियल बम धमाके कराए गए थे। इससे संबंधित जम्मू कश्मीर विधानसभा हमला 1 अक्टूबर 2001 को भवन में जम्मू कश्मीर के भवन में जैश ए मोहम्मद में 3 आत्मघाती हमला विधानसभा भवन में कार बम हमला के द्वारा किया गया था। तो ये जम्मू कश्मीर विधानसभा हमला भी आप लोग को याद रखनी चाहिए। भारतीय संसद, सबसे बड़ा जो लोकतंत्र के मंदिर पर किया गया हमला, जो यह भारत की नीति को परिवर्तित कर दिया। उससे पूर्व उसके बाद मुंबई हमला भी हुआ था। उससे पूर्व उससे बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई जो भारतीय आतंकवादी जो नीतियां थी उसके संदर्भ में भारत को
आतंकवाद के नीतियों के संबंध में भारत की नीति में परिवर्तित करने का एक अहम भूमिका अदा किया था और यह जरूरी भी था। भारतीय संसद हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 को। लश्कर तैयबा और जैश मोहब्बत के 5 आतंकवादी भारत के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले संसद भवन के परिसर में घुस गए। हालांकि कुछ सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। आतंकी अपने मंसूबे में नाकाम हुए। फिर भी यह बहुत महत्वपूर्ण घटना था। जो देश का सबसे सुरक्षित भवन था वहाँ पर यह हमला हुआ था, तो यह एक महत्वपूर्ण आतंकी हमला माना जाता है। अक्षरधाम मंदिर हमला कब हुआ था? 2002 में 24 दिसंबर 2002 को जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मुर्तज़ा हाशिम यासीन और अशरफ अली मोहम्मद फारूक दोपहर के 3 बजे अक्षरधाम मंदिर में घुस गए और अंधाधुंध गोलियां चलाई। उसमें बहुत से लोग मारे गए थे। यहाँ पर मैं मारे गए लोगों की संख्या नहीं बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही दुखद होता है, इसलिए मैं बस घटना का नाम लिया हूँ। उससे संबंधित आप लोगों को याद रखनी चाहिए। दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था 29 अक्टूबर 2005 को। दिवाली के 2 दिन पहले हुआ था। आतंक में 3 बम धमाके, 2 धमाके सरोजिनी नायडू और पहाड़गंज जैसे मुख्य बाजारों में, तीसरी धमाका गोविंदपुर में हुआ था। तो ये यहाँ भी बहुत से लोगों की जान गई थी, बहुत से लोग घायल हुए थे, सुरक्षाकर्मी भी जिसमें घायल हुए थे। मुंबई ट्रेन धमाका, यह भी बहुत महत्वपूर्ण घटना थी आतंकवादी हमलों के रूप में। यह भी हमारी नीतियों को परिवर्तित करने में दिशा का निर्धारण किया था। लोकल ट्रेन जो मुंबई था वहाँ पर 7 सीरियल बम धमाके हुए थे। सभी विस्फोटक फर्स्ट क्लास के कोच में किए गए थे, यह भी ध्यान रखने के। इसमें इंडियन मुजाहिदीन के हाथ दिया गया था। यहाँ पर आपको केवल पाक समर्थित पाकिस्तान जो गतिविधियाँ करता है उससे संबंधित आतंकवादी संगठन के द्वारा ही किया जाता है। तो पाकिस्तान किस रूप से आप लोगों को हमारे देश में किस प्रकार घटनाओं को अंजाम देता है, इससे आप लोग एक नज़र जरूर देखिए। वो राष्ट्र का निर्माण ही हुआ है भारत के विरुद्ध विचारों को जन्म देने के लिए। मेरा स्पष्ट मानना है, अगर वो राष्ट्र के रूप में उसका निर्माण होता तो वो अपने विकास के लिए लोकतांत्रिक देशों का सहयोग जरूर लेता, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत। तो भारत के साथ सहयोग के साथ सभी देशों को, विश्व के जो देश हैं, जो ऑथराइज्ड देश है यूएनओ में, उनके सभी देशों के साथ भारत का संबंध सबसे बेहतर है। पर बस पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत का आज तक संबंध नहीं बना है। तो इसका स्पष्ट मानना है भारत की नीति में कोई गलती नहीं है। भारत की नीति में इस प्रकार के कोई अलोकतांत्रिक नीतियों का अनुपालन नहीं करता है जिसके साथ पाकिस्तान के संबंध खराब हो। पर पाकिस्तान की नीतियाँ भारत के विरुद्ध हमेशा रही है और इसे बार बार आप लोग देखिएगा। तो इसलिए आप लोग इस संदर्भ में न्यूज़ को कवर कीजिएगा। और कहीं भी पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते किस रूप में है, तो स्पष्ट शब्दों में बोलिएगा भारत और पाकिस्तान के संबंध हमारे उन देशों के संबंध में है जिसमें हम अपने नीति को परिवर्तित कर सकते हैं, पर अपने पड़ोसी को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। हम मित्र अच्छे बना सकते हैं, पर अच्छे पड़ोसी को जन्म नहीं दे सकते हैं। तो यह बहुत ही विषम परिस्थिति को जन्म देता है भारत के विदेश नीति के संदर्भ में। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पठानकोट हमला भी एक हुआ था। एक सेकंड, मुंबई हमला छूट गया, ये सबसे महत्वपूर्ण था। यहीं से हमारी जो चीज़ें थी और भी चेंज हो गई थी। ट्रेन धमाका, महाराष्ट्र के मालेगांव धमाका भी ये महत्वपूर्ण घटना था। वर्ष 8 सितंबर 2006 को महाराष्ट्र के मालेगांव में 3 लगातार बम धमाका हुआ था। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान में चलने वाले समझौता एक्सप्रेस में 19 फरवरी 2007 में हुए 66 यात्री मारे गए थे। तो यह बम धमाका समझौता, देखिए जो समझौता यात्रा भी कराया गया था उसको भी नहीं छोड़ा आतंकवादियों ने। यह शांति प्रिय देश के रूप में कभी अपना अस्तित्व बना ही नहीं पाया है पाकिस्तान अभी तक। भले पाकिस्तानियों को यह शब्द बुरा लगेगा, उससे समर्थित जो लोग हैं भारत में उन्हें बुरा लगेगा, पर यह स्पष्ट है भारत को भी प्रयास करना चाहता है शांति को स्थापित करने के लिए। तो पाकिस्तान और समर्थित उसके जो एजेंट है उसे बर्बाद करने में तुले रहते हैं। उसी में यह प्रयास समझौता एक्सप्रेस पर किया गया हमला भी माना जाता है। नेक्स्ट है जयपुर, फिर उसके बाद नेक्स्ट है जयपुर विस्फोट, जिसमें गुलाबी नगरी जयपुर में भी 13 मई 2008 को 15 मिनट के अंदर 9 बम धमाके, सीरियल बम ब्लास्ट धमाके हुए थे। 26/11 जो मुंबई हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसमें आपको 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से 10 आत्मघाती हमलों ने सीरियल बम धमाके के साथ कई जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें नरीमन हाउस,
होटल ताज, होटल ओबराय कब्जे में ले लिया। इसी में आपको कसाब भी पकड़ा गया था, एकमात्र जिंदा आतंकवादी था जिसने बहुत से राज पाकिस्तान के खोल दिए। यहीं से पाकिस्तान विश्व के समुदाय पर स्पष्ट रूप से आतंकवादी देश के रूप में घोषित हो गया, क्योंकि उससे पूर्व किसी ने भी यह नहीं मान रहा था कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद भारत में किए जा रहे। उसका जीता जागता सबूत कसाब के रूप में पकड़ा गया इस आतंकी हमला। इसके बाद भारत की नीति में भी परिवर्तन हुआ, विश्व के विचारों में भी परिवर्तन हुआ, यूएनओ में भी इसकी अब सभी राष्ट्र जो बहुत से राष्ट्र इसके विरुद्ध खड़े हो गए। तो इससे संबंधित निर्णय आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा। पठानकोट हमला जो सबसे महत्वपूर्ण हमला माना जाता है, इसी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था भारत के द्वारा, और भारत की स्पष्ट नीति आतंकवाद और आतंकवाद समर्थित देशों के विरुद्ध खड़ी हो गई, जिसमें यदि कोई भारत पर आक्रमण करता है तो भारत उसके विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है, एयर स्ट्राइक भी कर सकता है। इससे संबंधित अब उसके बाद देख रहे होंगे पठानकोट के बाद इस प्रकार के जो सीरियल बम धमाके हैं या इस प्रकार की घटनाएं कम हुई है। अब छुटपुट सीजर अटैक किए जा रहे हैं, या आप इस प्रकार से समझ सकते हैं जो स्लीपर सेल है उसके विरुद्ध उसके साथ कार्य किए जा रहे हैं। अब इस प्रकार के सीरियल बम ब्लास्ट के घटनाएं हैं बहुत कम हो गई हैं, ना के बराबर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था सर्जिकल स्ट्राइक। अब इसके राजनीतिक रंग अलग अलग हो सकते हैं, उस पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कि बस महत्वपूर्ण आप लोग को इस बात को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है गुरुदासपुर हमला हुआ था पाकिस्तान की सीमा पर महज 10 से 20 किलोमीटर की दूर पर पंजाब में गुरुदासपुर 27 जुलाई 2015 को बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले में एसपी डिटेक्टिव जो थे बलजीत सिंह सहित 4 जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान से आए आतंकवादी सबसे पहले जम्मू में जा रही बसों पर निशाना बनाया, उसके बाद पुलिस पर हमला कर फायरिंग की। इसके आप लोगों को याद रखना है। इसके लिए जो आतंकवाद और देश में आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इंटीग्रेशन एजेंसी की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत आतंकवाद से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी के रूप में एक केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को हुए भारत के संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 के लागू के साथ अस्तित्व में आया। तो कब अस्तित्व में आया? 2008 के विधेयक के द्वारा 31 दिसंबर 2008 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी 2008 मुंबई हमले के पश्चात गठित की गई, क्योंकि इस घटना में आतंकवादी का मुकाबला करने के लिए केंद्रीय एजेंसी की जरूरत महसूस की गई। नेक्स्ट है नोट आप लोग को याद रखना चाहिए क्या कि आतंकवाद और नक्सलवाद से बढ़ती समस्या निपटने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था, क्योंकि इसने आतंक विरोधी प्रावधान शामिल किए गए थे। यह जो अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों को रोकने, आतंकवादी संगठनों को चिन्हित करने और उसे रोकने के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ था। इससे संबंधित संशोधन हाल ही में किए गए हैं, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। इससे संबंधित जो भी है की नोट्स और भी आप लोग की नोट्स इसे गूगल पर सर्च जरूर कर लीजिएगा। यहाँ बहुत सी चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप लोग को यह अधिनियम एक बार जरूर देखना है। आतंकवाद का जब भी चर्चा होगा तो इस अधिनियम की चर्चा जरूर होगी, तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। भारत द्वारा उठाए गए मुद्दे क्या क्या है आतंकवाद के खिलाफ विश्व के पटल पर क्या क्या मुद्दे भारत के द्वारा उठाए गए हैं, तो इसे देखिए। नई रिलीजियोफोबिया के धार्मिक भय के रूप में उदय एक कॉन्सेप्ट दिया गया। रिलीजनोफोबिया क्या होता है? यह एक धर्म या धार्मिक विश्वास, धार्मिक लोगों और धार्मिक संगठनों के प्रति विवेकहीन या अशक्तिपूर्ण भय या चिंता है। अर्थात कोई खास धर्म किसी खास धर्म के विरुद्ध एक विचारधारा को जन्म देता है, रिलीजियोफोबिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट भारत के द्वारा दिया गया। साथ ही साथ आतंकवाद का वर्गीकरण के संबंध में गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के संकल्पना को समाप्त करने पर जोर देता है भारत। आतंकवाद होता है, वो अच्छा और बुरा नहीं होता। बहुत से देश अच्छे और बुरे आतंकवाद में वर्गीकरण करना चाहते हैं, जिसमें चीन और काफ़ी हद तक अमेरिका भी रहा था। वो अब अफ़गानिस्तान नीति के बाद इन विचारधाराओं में परिवर्तन लाया, पर चीन अभी भी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की संकल्पना पर बल देता है। आतंकवाद होता है, वह
यह केवल देखता है कि उसके जो समर्थित विचारधारा है लोगों पर कायम है, विश्व में डर और भय बना रहे और उससे संबंधित कार्य किया जा सके। तो ये भारत के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है, यह अच्छा नहीं है, इसे पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए। वर्ष 2021 में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद विरोधी कार्य योजना बनाई गई। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन में याद रखिएगा, यह 2021 के ब्रिक्स सम्मेलन को जरूर आप लोग देखिएगा, आतंकवाद पर कौन कौन से कदम उठाए गए थे। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद रोधी परिषद, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल GCTC द्वारा आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने पुनः अपने मत पर कायम रहा, अर्थात वही गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, आतंकवाद समर्थित राष्ट्र जो भारत का पूर्व से ही नीति चली आ रही उसी पर वो बल दे रहा है पुनः, और उसे समाप्त करने के लिए सभी राष्ट्रों को एक साथ आने का यह आग्रह कर रहा है, वही इस मंच पर भी उसने कहा। तो ये भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए, यह चीज़ों को शामिल करना अपने आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट है आतंकवाद मुकाबला करने हेतु भारत के प्रयास क्या है, ये भी थोड़ा सा भी आप लोगों को कवर करना है क्या है। तो आतंकवाद के विरुद्ध मुद्दे में भारत वार्षिक संकल्पना को संयुक्त राष्ट्र महासभा पहली समिति सर्वसम्मति से अपनाया था। नेक्स्ट है इसका वित्तीय कार्यबल FATF जो होता है वित्तीय कार्यबल, जिसमें ग्रे लिस्ट और रेड लिस्ट होता है, ब्लैक लिस्ट होता है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। इसे ज़रूर आप लोग, ये बार बार पाकिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान के संदर्भ में चर्चा में रहता है, तो आप लोग इसे ज़रूर एक बार गूगल सर्च करके की नोट्स इस पर देख लीजिएगा। वैसे आपको FATF प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ, जाके वहाँ देख सकते हैं। सारे महत्वपूर्ण टॉपिक जो भी हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस पर युक्ति IAS के द्वारा वीडियो अवेलेबल कराया गया है, आप लोग प्ले लिस्ट एक बार ज़रूर देखिए, आपको बहुत से टॉपिक कवर हो जाएंगे और एग्ज़ाम ओरिएंट सभी टॉपिक हैं। तो मुझे अब व्यूअर तो बढ़ाना ही है, साथ ही साथ उन व्यूअरों को भी शामिल करना है जो एग्ज़ाम ओरिएंट तैयारी करते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को इस प्रकार की तैयारी करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो टू दी पॉइंट बात करे, टू दी पॉइंट टॉपिक रहे, एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को लेकर आए। तो ये महत्वपूर्ण है, आप लोग सारे प्लेलिस्ट को देखिए, आपको सभी महत्वपूर्ण टॉपिक कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता CCIT, यह भी 1996 में हुआ था। तो इसे भी आप लोग गूगल पर जरूर सर्च करके की नोट्स बना लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण समझौता है। नेक्स्ट है गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम संशोधन अधिनियम, भारत में लागू महत्वपूर्ण आतंकवादी विरोधी कानून है। तो ये अभी मैंने जिसको बताया था, आप लोग इस पर की नोट्स जरूर कर लीजिएगा। मेंस क्वेश्चन आप लोगों को देखना है क्या, भारत पर लगातार हुए आतंकी हमला एक महत्वपूर्ण समस्या, आतंकवाद के विरुद्ध होगा। यहाँ पर भारत की नीतियों को स्पष्ट करते हुए सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए विभिन्न प्रयासों को रेखांकित करें। तो इससे संबंधित आपको प्रश्न आपको बहुत से बन सकते हैं मेंस में और इंटरव्यू में। तो यह महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। और इसका आप लोग जो भी आंसर राइटिंग करते हैं, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के नाम से युक्ति IAS का, तो आप लोग उसे ज्वाइन कीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया रहता है, उसे क्लिक करके डायरेक्ट जुड़ जाइए और इसे आंसर राइटिंग वहाँ सेंड कीजिए। यह बहुत ही आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो BPSC हो, UP PCS हो, उत्तराखंड PCS हो, MP PCS हो या UPSC, नेक्स्ट उसके बाद आप लोगों को छत्तीसगढ़ PCS हो और JPSC, तो ये सभी टॉपिक आप लोगों को कवर कराएगा इन सभी एग्जामों के लिए। तो ये महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को ये सब की पॉइंट शामिल करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपको देखिए, हिजाब मामले अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं, कर्नाटक हाई कोर्ट में ये बात दलील रखी गई है और इस पर क्या हाई कोर्ट डिसीजन लेता है, इससे संबंधित आप लोगों को चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को स्पष्ट करना है कि यहाँ पर जो बातें की गई उसे ज़रूर आप लोग देखिए, ध्यान में रखिएगा। क्या है हिजाब मामले में सरकार का पक्ष, ये आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर की नोट्स के रूप में सारी चीज़ों को दिया गया है। यहाँ पर मैं पहले भी बोला था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसी फेवर में आएगा कि सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता की प्रभावित किए बिना हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए, जो मौलिक कर्तव्य से जुड़ा होना चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जरूर आएगा। इसी संदर्भ में आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया है, वेट एंड वॉच कीजिए, इसी संदर्भ में न्यूज़ आपको कवर होगा। क्योंकि
मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। मौलिक अधिकार किसी रूप से सार्वजनिक व्यवस्था को खराब करने की इजाज़त नहीं देता है। हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो संकल्पना उसे समाप्त करने की बात नहीं करता है। साथ ही साथ नैतिकता को बल देने पर हमारा मौलिक अधिकार उसको उस और प्रेरित होता है। इससे संबंधित जो भी बातें होंगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जरूर की जाएगी। चलिए, तो इसके की पॉइंट्स को आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, आप लोग नेक्स्ट नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को एक पीटी न्यूज़ आप लोग को यहाँ मिलेगा। क्या है? 22 मार्च से लगेगा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला। जब भी ये मेला होता है, इससे प्रश्न पीटी में देखने को मिलता है। तो बीपीएससी में कहीं भी एग्ज़ाम हो रहा है, आगामी यूपी में होगा, तो आप लोग को इससे प्रश्न एक जरूर देखने को मिलेगा। तो वनडे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो यह कब से होगा? यह 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला होगा। तो सबसे पहले तो ये वहाँ ये भी पूछ सकता है, यह कहाँ मनाया जाएगा? हरियाणा में मनाया जाएगा, फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, इसका नेतृत्व कौन करेगा? हरियाणा पर्यटन निगम के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को जो 34वां जो हुआ था 2020 में, क्योंकि 2021 में नहीं हुआ कोविड के कारण, जो 34वां हुआ था उसमें उज्बेकिस्तान इसका मेजबानी देश था। तो ये महत्वपूर्ण आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इस पर जो भी की पॉइंट है आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पीटी ओरिएंट क्या है, इस पर कवर कर लेते हैं। आप लोग को ये ज़रूर देखना है, इस पर जब भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी सबसे पहले तो उसे आप लोग मेंस और इंटरव्यू के ओरिएंट से आप लोग कवर करके रखें। आज आगामी 2 से 3 वर्ष तक ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट रहेगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में जो भी बातें आप लोग कवर कर लेना, उसी में ये चीज़ें ऐड कर लेनी है। उस शिक्षण संस्थान तरह स्कूलों में भी तैयार की जाएगी रैंकिंग। तो ये महत्वपूर्ण एक टॉपिक आप लोगों को मिला, इससे संबंधित की पॉइंट आप लोग कवर कर लीजिएगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर वीडियो बना हुआ है, तो जाके वहाँ कवर कीजिए। आप लोग प्लेलिस्ट में देखिए क्या वहाँ पर बातें की गई है। बहुत सी चीज़ें मैंने पहले भी कवर कराया, उसी कोऑर्डिनेट होता है, वही सब टॉपिक टैग होता है। तो वो सबको आप लोग ज़रूर एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि तैयारी जो यूपीएससी और पीसीएस की होती है वो एक समग्र अध्ययन होता है और निरंतर अध्ययन होता है। वह 1 से 2 साल का एक अध्ययन शैली निरंतर कायम करना पड़ता है, तो जाके आपका अंतिम परिणाम प्राप्त होगा। अगर उससे पहले आप लोग सोच रहे हैं कि एक दिन में हम सारे चीज़ों को कवर कर लें, तो गारंटी रखिए 100% कि कभी आपका चयन नहीं हो पाएगा। आपको छोटे छोटे स्टेप के साथ आगे बढ़ते हुए अपने अंतिम लक्ष्य तक कार्य करना होगा। अब मान लीजिए मेरा ही उदाहरण आप लोग ले सकते हैं। मेरा जो सिलेक्शन 2 बार कुछ अंकों से फाइनल सिलेक्शन रह गया, तो भी मैं 0 पर आ गया, क्योंकि मैं फिर से आप लोगों के साथ या जो नए अभ्यर्थी उनके साथ बैठ के पुनः इस सफ़र में बैठूंगा, इस सफ़र में चलूँगा। तो जो अंतिम जिनका हो जाता है उनका अंतिम परिणाम आता है। इसलिए अनसीरियस होकर चीज़ों को ना पढ़े। मेरा बार बार ये बोला जाता है, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप 1 से 2 वर्ष तक तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए पूरी तरह, अंतिम परिणाम आप लोगों के आपके साथ होगा। तो किसी प्रकार के इस असोपेश में न रहिए कि 1 दिन से 2 दिन की तैयारी में हम या 1 महीने की तैयारी में 2 महीने की तैयारी में कमीशन क्लियर कर लेंगे। यह एक समग्र अध्ययन है। पीटी को क्लियर कीजिएगा तो मेंस में जाइएगा, मेंस का समग्र अध्ययन कीजिएगा तो जाके इंटरव्यू में जाइएगा। इंटरव्यू तीनों का जब समग्र अध्ययन कीजिएगा तो इंटरव्यू क्लियर होगा। केवल ये नहीं है कि हम गए और 20 मिनट में सारे चीज़ों को बोल के चले जाएंगे। सोच के देखिए कि मेरा 32 मिनट तक चला, फिर भी मुझे 65 नंबर मिला। कहीं ना कहीं मेरी कमी रही होगी किसी चीज़ को लेकर, तो जो इंटरव्यू बोर्ड थे उनको अच्छा नहीं लगा होगा या उसमें मुझे सुधार करने की आवश्यकता होगी। तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है सभी अभ्यर्थियों की। यह एक सीख है, आप लोग ज़रूर इसे फॉलो कीजिए। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए रुके नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 4 साल में डिजिटल हो गया आपराधिक न्याय प्रणाली, इसको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। और मैंने पुलिस आधुनिकीकरण पर बात किया था, वहाँ पर ये भी आपराधिक न्याय प्रणाली का डिजिटलीकरण की बात मैंने किया था। प्ले लिस्ट में हो गया, वहाँ पर आप वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से बहुत सी चीज़ें कवर हो जाएगी। यहाँ पर जो की पॉइंट है उस आप लोग को देख लेना है। चलिए नेक्स्ट है
सरकार की पहल से कम होगा प्लास्टिक कचरा। तो जो लास्ट जो प्लेलिस्ट वीडियो होगा आप लोगों को दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस का 1 या 2 दिन पहले का ही यह न्यूज़ कवर था, जिस पर प्लास्टिक कचरे के संबंध में बात किया गया था। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लें, वहाँ बहुत सी चीज़ें बताई गई थी कि प्लास्टिक कचरा किस रूप से कम किया जाएगा। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, आप लोग देख सकते हैं और इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा क्या कहा गया वो आप लोगों को देख लेना है। चलिए नेक्स्ट नीचे आ जाइए। आज मेंस का टॉपिक शायद 1 या 2 ही है, उसके बाद चीज़ें पीटी ओरिएंट है। आपको भारत यूए के व्यापार हुआ समझौता, ये महत्वपूर्ण समझौता, इस पर मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था न्यूज़ एनालिसिस में, वहाँ पर चर्चा किया था क्या जो मुक्त व्यापार समझौता है वो किन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर रहा है भारत, क्योंकि भारत RCEP पर शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत से भारत की आंतरिक समस्याएं हैं, विदेशी आर्थिक समस्याएं, उसके लिए नहीं शामिल हुआ। तो भारत की रणनीति ये है कि द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए, उसमें ही UAE एक पहला देश बन गया है ऐसा करार करने वाला, जिससे संबंधित बहुत सा की नोट्स आप लोग के यहाँ दिया गया है। तो आप लोग सारी चीज़ों को यहाँ कवर कर लीजिएगा पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट से, और चीज़ें जो दी गई है प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा, वहाँ से सारे चीज़ कवर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है यूक्रेन संकट पर सबक सीखे भारत, किस प्रकार से कोई संकट उत्पन्न होता है। तो सबसे बेसिक जो नीड्स होता है आपको गैस, पेट्रोल और डीजल, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक संसाधन है विकास के लिए। तो यह किस रूप से प्रभावित होता है, तो इससे संबंधित यहाँ पर आप लोग को एक आर्टिकल दिया गया है, तो इसे ज़रूर एक बार आज आप लोग देख लीजिएगा, भारत को इससे क्या सीखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है बदलाव की मांग करता है दहेज कानून। यह तो आर्टिकल सभी लोगों को आज पढ़ना चाहिए, वो गर्ल हो या बॉयज़ हो, दोनों को यह कॉन्सेप्ट जानना चाहिए क्यों बदलाव की मांग करता है दहेज कानून। तो दहेज कानून के संदर्भ में बहुत सी चीज़ें भ्रांतियाँ फैली हुई है कि दहेज के मामले में केवल महिला ही प्रताड़ित होती है, ऐसा नहीं। बहुत से ऐसे मामले, अनगिनत मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जिस पर महिला वर्ग की तरफ से भी पुरुषों का अत्याचार किया जाता है, और इस पर दहेज प्रताड़ना का केस लगाकर उसे दंडित किया जाता है। और नियम ऐसा है क्या इस मामले में जो भी व्यक्ति द्वारा कंप्लेन किया जाता है उसके विरुद्ध उस व्यक्ति को बिना किसी के नो वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसलिए वो 3 महीने तक जेल की सज़ा जरूर काटता है। तो इससे संबंधित जो उसकी क्षति होती है तो इसके संबंध में क्या है आप लोगों को देखना चाहिए। इसमें बहुत सी चीज़ें कवर की गई है, जैसे कुछ न्यायालय के वाद है, जैसे मैं इस पर चर्चा कर देता हूँ, आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे आप लोग को 498 का ए कानून, आप लोग इसे देख लीजिएगा, जरूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पर आपको पंजाब और हरियाणा कोर्ट के द्वारा कहा गया क्या बातें हैं, इसके संदर्भ में 2010 में एक मामला आया था, उससे संबंधित आप बातों को कवर कर लेना है। नेक्स्ट है 2007 में श्रीमती नीरा सिंह बनाम राज्य जो राजधानी दिल्ली सरकार थी उसके संदर्भ में न्यायालय के द्वारा दहेज के संबंध में बहुत सी कड़ी आलोचना की गई थी कि दहेज की मांग के बावजूद बालिग और शिक्षित महिला अगर उस व्यक्ति से शादी करती है तो वह उसका पारिवारिक दहेज निषेध अधिनियम के तहत अपराध में भागीदारी होगी। कि अगर कोई पुरुष पक्ष मांगता है पुरुष पक्ष का जो दहेज मांग रहा है, अगर वधू पक्ष भी उसे देता है तो दोनों भागी होंगे। तो इससे संबंधित जो चीज़ें की गई थी वो आप लोगों को कवर कर लेना है। साथ ही आप लोग को यहाँ पर देखिए मैंने बोल्ड कर दिया, इसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। 2008 का जो मामला था ये भी आप लोग ज़रूर कवर कीजिएगा, यहाँ से आप लोग चीज़ें को समझ में आएगा। फिर 2000 का मामला था उच्चतम न्यायालय झारखंड के संदर्भ में था, मुकदमे में बरी होने के बाद भी गहरे दागों से नहीं मिटाया जा। यह न्यायालय द्वारा माना गया कि कोई व्यक्ति अगर दोषित हो जाता है इस मामले में, उसका जो मानसिक और पारिवारिक जो क्षति होती है समाज में, उसका जो मान और मर्यादा कम होता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? महिला पक्ष कर पाएगा उसे। तो इसी संदर्भ में न्यायालय के द्वारा कुछ कहा गया था, इसे ज़रूर आप लोग कवर कीजिएगा। तो मेरा तो स्पष्ट मानना है दहेज लेना देना दोनों गलती है, पर यह किताबी पन्नों में ही सीमित है। आज कोई भी यह नहीं कह सकता है
अगर 99% ऐसे लोग हैं जो दहेज किसी न किसी रूप में लेते हैं और किसी न किसी रूप में देते हैं, दोनों ही गलत है। तो यह एक विषम स्थिति को जन्म देता है जो समाज के लिए गलत है। तो आप इस पर अपनी राय ज़रूर देखिए, क्या है, क्या राय होनी चाहिए, न्यायालय क्या बोलता है, और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर क्या आप लोगों को समझना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर बढ़ रहे कदम, ये भी आप लोगों को कवर करना चाहिए। ये बहुत अच्छी यहाँ पर आर्टिकल दी गई है कि किस संदर्भ में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ना चाहिए, नैतिकता क्या है, अधिकार क्या है, सभी चीज़ों पर चर्चा की गई। नेक्स्ट आप लोगों को नीचे आ जाना है। नीचे जस्ट एक वीडियो होगा, एक आर्टिकल दिया है, कैंसर के नए उपचारों की जगी उम्मीद। इस पर बहुत से की नोट्स दिए गए हैं, आप लोग कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर कैंसर के उपचार के लिए नई शोध प्रकाशित की गई है, उसके संदर्भ में चर्चा की गई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज केवल मेंस का टॉपिक एक ही था, बहुत सी चीज़ें पहले करा दी गई है, तो इसलिए उस पर विशेष चर्चा पुनः नहीं करने की आवश्यकता मैं समझा, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार बोलना ठीक नहीं लगता है। तो आप लोग प्ले लिस्ट जाकर ज़रूर देखिएगा, प्ले लिस्ट में सारे चीज़ों को कवर किया गया है। तो नेक्स्ट कल के वीडियो तक मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक उम्मीद करता हूं आप लोग को जो मैंने कहा है कि चैनल को शेयर भी किया कीजिए अपने लोगों तक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, बहुत से प्लेटफॉर्म चलाए जा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सी चीज़ों को आप लोगों को कवरअप किया जा रहा है। स्टडी मटेरियल को आप लोग ज़रूर उसे देखिए, और आपसे शॉर्ट वीडियो सब कुछ आ रहा है, तो आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।